आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्थिर विनिमय दर तथा परिवर्तनशील विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर, और पहला हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एंड सेकंड वी विल डिस्कस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या परिवर्तनशील विनिमय दर। परिवर्तनशील विनिमय दर, आखिर ये होता क्या है और इसमें रोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्थिर विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर वो दर होती है जिस दर को यानी विनिमय दर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन किए रहती है, और यदि विनिमय दर में कोई परिवर्तन आता है, विनिमय दर में परिवर्तन कोई आता है, किसके कारण? डिमांड एंड सप्लाई में के कारण विनिमय दर में परिवर्तन आता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में, विदेशी मुद्रा की मात्रा में, विदेशी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि या कमी के द्वारा सदैव स्थिर विनिमय दर बनाए रखती है। अर्थात स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रमुख रोल हो जाता है। प्रमुख रोल होने का तात्पर्य होता है, प्रमुख भूमिका क्यों हो जाती है? क्योंकि ये विनिमय दर को कंट्रोल करती है। अर्थव्यवस्था में स्थिर विनिमय दर जानबूझ करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाए रखती है ताकि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे और लोग आसानी से क्या करें? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते रहें। तो अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए ये प्रश्न पूछा जाता कि आखिर स्थिर विनिमय दर क्यों बनाया जाता, तो आपका आंसर होना चाहिए अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए और एक्सपोर्ट तथा इंपोर्ट को क्या होता है? मेंटेन रखने के लिए, इंपोर्ट को मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्थिर विनिमय दर की पॉलिसी को लागू करते हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था में अगर आपकी विनिमय दर स्थिर नहीं होगी तो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर क्या होते हैं? वो अनसर्टेनिटी से बहुत अधिक डरते हैं, तो वो डिसीजन नहीं ले पाते कि हम लोग एक्सपोर्ट करें कि ना करें। अगर विनिमय दर बदल जाएगी तो मुझे लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी से बचने के लिए एक्सपोर्टर कुछ दिन तक एक्सपोर्ट नहीं करता, इंपोर्टर इंपोर्ट नहीं करता, जिसके बदले फॉरेन ट्रेड हमारा क्या होता है? लगातार कम होता चला जाता है और हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है कि हम भुगतान संतुलन में विपरीत हो जाते हैं। तो इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विनिमय दर को कंट्रोल करती है, विनिमय दर को कंट्रोल करती है। और अर्थव्यवस्था में यदि विनिमय की मांग बढ़ती है, मैंने इसके पूर्व थ्योरी हम लोग देखे थे कि अर्थव्यवस्था में यदि एक्सचेंज रेट DX आपके पास है और आपके पास इसकी पूर्ति SX है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट E होगा और संतुलन विनिमय दर का निर्धारण OR पर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में यदि RBI चाहती है कि विनिमय दर सदैव OR पर बनी रहे, वो चाहती है कि विनिमय दर सदैव OR पर बनी रहे, तो अर्थव्यवस्था में यदि किसी कारण से विनिमय की मांग बढ़ जाती है और विनिमय की मांग बढ़ करके कितनी हो जाती है? आपके पास DX1 हो जाती है। विनिमय की मांग बढ़ करके DX1 हो जाती है किसी कारण से, तो अर्थव्यवस्था में नई विनिमय दर क्या होगी? इवन पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगी और अर्थव्यवस्था में नई एक्सचेंज रेट जो होगी, नया एक्सचेंज रेट जो होगा वो वास्तव में OR1 पर निर्धारित हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में एक्सचेंज रेट OR1 निर्धारित हो सकेगा, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहती है कि मेरी विनिमय दर OR पर ही बनी रहे। तो अर्थव्यवस्था में जब विनिमय की मांग बढ़ती है तो इस मांग के प्रभाव को समाप्त करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था में सप्लाई, विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ा देता है। जब विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ा देता है तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ा देता है और अर्थव्यवस्था में SX1 हो जाती है विदेशी विनिमय की पूर्ति, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बढ़ा देता है। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ा देता है तो हम E से E1 बिंदु पर स्थिर न रह करके हम लोग E2 बिंदु पर स्थिर हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था में विनिमय दर OR ही बनी रहती है।
तो देखिए अर्थव्यवस्था में यदि डिमांड बढ़ती है, विदेशी विनिमय की मांग बढ़ती है, तो विदेशी विनिमय की मांग बढ़ने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में संतुलन बिंदु जो होता है वो इवन बिंदु पर संतुलन होना चाहिए था। ठीक है, और एक्सचेंज रेट कितना हो जाना चाहिए था? OR से आपका OR1 एक्सचेंज रेट हो जाना चाहिए था, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं चाहती वो एक्सचेंज रेट बढ़ करके OR1 हो जाए, इसलिए वो विदेशी विनिमय में जितनी की बढ़ोतरी हुई है उस अनुपात में विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ा देती है, अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग ई से इवन बिंदु पर संतुलन में ना होकर के हम लोग E2 बिंदु पर संतुलन पे हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था में पुनः विदेशी विनिमय दर OR पर ही बनी रहती है। तो इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य रोल हो जाता है और अर्थव्यवस्था में यदि विनिमय की मांग बढ़ती है या विनिमय की मांग घटती है, ये अर्थव्यवस्था में डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी है, ये आपका सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी है, इक्विलिब्रियम पॉइंट E हो जाता है, एक्सचेंज रेट आपका OR हो जाता है। अर्थव्यवस्था में मान लीजिए किसी कारण से विदेशी विनिमय की मांग घट करके DX से DX1 हो जाए, एनी रीजन से ये घट करके यहां से यहां हो जाए, किसी कारण से घट जाती है, तो अर्थव्यवस्था में नई मांग रेखा, ये जो आपके पास मैं दिखा रहा हूं आपको रेड कलर से, आपको रेड कलर से दिख रही है नई मांग रेखा, शायद ये मांग रेखा अर्थव्यवस्था में हो जाती विदेशी विनिमय की, और ये मांग रेखा होने के कारण पुरानी पूर्ति रेखा आपके पास जो धनात्मक ढाल की है, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 होना चाहिए था, E से E1 होना चाहिए था, क्योंकि अर्थव्यवस्था में विदेशी विनिमय की मांग कम हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, तो विदेशी विनिमय की मांग कम हो जाने के कारण नया संतुलन पॉइंट E से E1 हो जाना चाहिए, और E से E1 हो जाने के परिणाम स्वरूप एक्सचेंज रेट जो है वो आपकी OR1 घट करके OR1 हो जाना चाहिए। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस सिचुएशंस को समझता है, और इस सिचुएशंस को समझने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में वो पुरानी एक्सचेंज रेट को OR को मेंटेन रखना चाहता है, इसलिए वो विदेशी विनिमय की जो पूर्ति है उसमें कमी कर देता है, जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है उसमें कमी कर देता, जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में कमी कर देता, तो हम E से E1 बिंदु पर स्थिर ना होकर के हम लोग E2 बिंदु पर स्थिरता पे रहते हैं। वी कम एट E to E1, वी आर नॉट कम एट E to E1, हम E से E1 पे ना आकर के E से E2 पर रहते हैं, स्थिर बने रहते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो विनिमय दर है वो सदैव OR पर ही बना रहता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि स्थिर विनिमय दर जो आपके पास होती है, स्थिर विनिमय दर, वो वास्तव में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो जितनी भी फॉरेन करेंसी होती है, विदेशी मुद्रा होती है, उस पर पूर्ण कंट्रोल रखती है, वो पूर्ण कंट्रोल रखती है। सारा हमारे पास विदेशी मुद्रा जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। अर्थव्यवस्था में यदि एक्सचेंज रेट OR एक्सचेंज रेट बढ़ती है, किसके कारण से? अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ने के कारण, इंपोर्ट बढ़ने के कारण, अगर अर्थव्यवस्था में एक्सचेंज रेट बढ़ती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वही एक्सचेंज रेट OR एक्सचेंज रेट बनाए रखने के लिए सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी को बढ़ा देता है। सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी को बढ़ा देने से हमको पुरानी OR एक्सचेंज रेट प्राप्त हो जाती है। यदि अर्थव्यवस्था में किसी कारण से डिमांड कम हो जाती है तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया घटा देता। इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पे पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से अपने कंट्रोल में फॉरेन करेंसी रिजर्व रखती है, और अर्थव्यवस्था में उसके नीड्स के अकॉर्डिंग, उसकी आवश्यकता के अनुसार अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या कमी करके अर्थव्यवस्था में स्थिर विनिमय दर को सदैव बनाए रखती है। यही आपका स्थिर विनिमय दर प्रणाली होती है, और स्थिर विनिमय दर प्रणाली तब अर्थव्यवस्था में कोई भी कंट्री लागू करती है जब अर्थव्यवस्था में विश्वास उसको जताना होता है, और अर्थव्यवस्था में वो नहीं चाहती
कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मार्केट में कोई अविश्वास उत्पन्न हो, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा फॉरेन ट्रेड जो फॉरेन ट्रेड है वो डिक्लाइन करे, तो अर्थव्यवस्था में आयातकों तथा निवेश निर्यातकों में एक प्रकार से स्थिरता एवं विश्वास बनाए रखने के लिए निर्यातकों तथा आयातकों को कभी अनसर्टेनिटी का भय ना पैदा हो, भय की स्थिति से निपटने के लिए वो अर्थव्यवस्था में स्थिर विनिमय दर की प्रणाली को लागू रखता है। और इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्रीय बैंक जो आपके देश का होगा, ठीक है, भारत का तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन अगर आप बांग्लादेश का स्टडी करते हैं, पाकिस्तान का स्टडी करते हैं, तो वहां पे सेंट्रल बैंक जो भी हो, सेंट्रल बैंक के नहीं, जो केंद्रीय बैंक हो, जो भी वहां का बैंक हो, केंद्रीय बैंक का जो कंट्रोल होता है फॉरेन एक्सचेंज पे, वो लगभग आपका 100% फॉरेन एक्सचेंज पर कंट्रोल होता है। तो 100% फॉरेन एक्सचेंज में कंट्रोल होने के कारण अर्थव्यवस्था में स्थिर विनिमय दर सदैव बनी रहती है, सदैव स्थिर विनिमय दर पाई जाती है। तो आपसे एग्जाम्स में यह भी पूछा जा सकता है कि स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत जो फॉरेन करेंसी का कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है, तो आप बोलेंगे 100% कंट्रोल्ड किसके द्वारा होता है, रेगुलाइज, ठीक है, आपका क्या होता है, मोनेटराइज, और आपका रेगुलाइज जो होता है, रेगुलाइज करते आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, और उसके आधार पर अर्थव्यवस्था प्रॉपरली रेगुलेट करती है। तो स्थिर विनिमय दर अर्थव्यवस्था में कॉन्फिडेंस भरने के लिए लाया जाता है, और व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित न हो, इसलिए जानबूझ करके हर देश का सेंट्रल बैंक स्थिर विनिमय दर को लागू करता है। तो मुझे उम्मीद है कि स्थिर विनिमय दर अब आपको क्यों लगाई जाती है, अर्थव्यवस्था में स्थिर विनिमय दर को कैसे हम लोग मेंटेन रखते हैं, इस पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड पॉइंट होता है लोचशील विनिमय दर। अर्थव्यवस्था में लोचशील विनिमय दर क्या है? अर्थव्यवस्था में ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होती है, ये क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अर्थव्यवस्था में ये परिवर्तनशील विनिमय दर होती है, ये क्या होती है? सीधा तात्पर्य है ये स्थिर विनिमय दर के जस्ट विपरीत की कंडीशन होती है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोल ना के बराबर होता है, नील होता है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि अर्थव्यवस्था में जो एक्सचेंज रेट होगी, उस एक्सचेंज रेट क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक अपने विनिमय दर का निर्धारण कर लेगा। अर्थात इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केवल एक रोल होता है, अर्थव्यवस्था में डिमांड एंड सप्लाई मनी की, फॉरेन एक्सचेंज की करना, बट कंट्रोल नहीं करना। अर्थव्यवस्था बस ये सोचता है कि इसका मिसयूज ना हो, केवल मोनेटराइजेशन करता है, लेकिन रेगुलाइजेशन आरबीआई नहीं करता। इसमें अर्थव्यवस्था में जब विनिमय दर का निर्धारण अर्थव्यवस्था में डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के आधार पर किया जाता है, तो वो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी विनिमय दर का वहां पर निर्धारण होता है। और इस अवस्था में एक्सपोर्ट की मात्रा बढ़ सकती है, एक्सपोर्ट क्या होता है, बढ़ ज्यादा हो सकता है इंपोर्ट से, और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवर में हो सकता है, या अगर एक्सचेंज रेट आपका चेंज हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप आपको इकोनॉमी में इंपोर्ट ज्यादा हो सकता है एक्सपोर्ट से, तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका क्या होता है, घट सकता है। तो ये दोनों कंडीशन अर्थव्यवस्था में होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में निर्यात तथा आयात का अनुपात लगातार बदलता रहता है, क्योंकि लोचशील विनिमय दर है, और लोचशील विनिमय दर को आरबीआई ने फ्रीली छोड़ रखा, कहता है हम कंट्रोल नहीं करेंगे, हम केवल इसको अवेलेबिलिटी कर देंगे, आपको क्या कर देंगे, आपको ट्रांसफर, वो कहते हैं कि परिवर्तन कर देंगे, कि आप जो मुद्रा हमारे पास लेकर के आओगे हम उससे परिवर्तन कर देंगे। इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में चाहे जैसी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन पर अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट तथा इंपोर्ट का निर्धारण खुद हो जाएगा, वो नहीं आरबीआई इस पर कोई इंटरफेयर करना चाहती है।
तो अर्थव्यवस्था में जब मांग तथा पूर्ति की शक्तियां फॉरेन एक्सचेंज रेट स्वयं निर्धारित करती हैं, तो उसे हम लोग लोचशील विनिमय दर की संज्ञा देते हैं। अर्थव्यवस्था में मान लीजिए अर्थव्यवस्था में विदेशी विनिमय की मांग डीएक्स है, और अर्थव्यवस्था में विदेशी विनिमय की पूर्ति आपके पास एसएक्स है। ये विदेशी विनिमय की मांग तथा विदेशी विनिमय की पूर्ति आपके पास दोनों रेखाएं हैं। आपको इसके पूर्व मैंने बताया कि ई संतुलन बिंदु होगा, और ई बिंदु पर जो एक्सचेंज रेट होगा, एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन OR हो जाएगा। OR एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन होगा, और अर्थव्यवस्था में विदेशी विनिमय की मांग तथा विदेशी विनिमय की पूर्ति DS इज इक्वल टू SX हो जाता है। ठीक है, विदेशी विनिमय की आधार अक्ष पर विनिमय की मांग तथा विनिमय की पूर्ति है, तथा लंब अक्ष पर विदेशी विनिमय दर है। विदेशी विनिमय दर है, ठीक है, लंब अक्ष पर। अर्थव्यवस्था में किसी कारण से, ठीक है, अर्थव्यवस्था में किसी कारण से इंपोर्ट लोग ज्यादा करने लगते हैं। भाई क्लाइमेट कंडीशन हो सकती है, आपके देश में सूखा पड़ गया है, आपके देश में कुछ भी हो सका है। अगर किसी कारण से अर्थव्यवस्था में इंपोर्ट ज्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट आपका कम हो, आपका इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो, तो उसके परिणाम स्वरूप, ये कोई भी कारण हो सकता है, इसका इंपोर्ट अधिक हो सकता है, एक्सपोर्ट कम हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसके परिणाम स्वरूप आप देखोगे फॉरेन करेंसी की डिमांड आपके द्वारा ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई फॉरेन करेंसी की कम हो जाएगी। कारण क्या है? आयात ज्यादा कर रहे हो तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जाओगे, ज्यादा विदेशी मुद्रा मांगोगे। क्यों? क्योंकि हमको पेमेंट करना, हमने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया है और एक्सपोर्ट कम है, तो विदेशी विनिमय की पूर्ति कम होगी। अब मान लीजिए पहले एक्सचेंज रेट था $1 बराबर 100 रुपीज, सपोज दैट पहले, लेकिन अर्थव्यवस्था में किसी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, नेचुरल कारण हो सकता है, आपके देश में युद्ध हो जाए, तो भी अर्थव्यवस्था में आयात का मान ज्यादा हो सकता है और निर्यात का मान कम हो सकता है। जब आयात आप ज्यादा विश्व से करोगे तो आप डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी को ज्यादा करोगे। जब डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी आप ज्यादा करोगे तो और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी कम हो जाएगी, तो उसके परिणाम स्वरूप आपका जो डिमांड रेखा है, डिमांड रेखा कुछ ऐसी हो जाएगी। डिमांड रेखा DX1 हो जाएगी, तो हो जाएगी डिमांड रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी और नया एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिक E से E1 हो जाएगा। नया एक्सचेंज रेट E से E1 हो जाएगा और हमारे पास देश में विदेशी विनिमय क्या हो जाएगा? एक्सचेंज रेट बढ़ करके OR1 हो जाएगा। हो जाएगा? क्लियर है? विदेशी विनिमय दर अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगी। विदेशी विनिमय दर बढ़ने का तात्पर्य है कि पहले $1 बराबर 100 रुपी था, अब $1 बराबर 200 रुपी हो जाएगा, 200 रुपी हो जाएगा। अब आप विचार करो कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ करके जो OR से OR1 हो गया है, मैंने कहा ये आपका OR1 हो जाता है, तो इस अवस्था में क्या होगा? बहुत केयरफुली आप यहां पर देखिएगा। अब भारतीयों को 200 रुपए में $1 मिलेगा, पहले 100 रुपए में $1 मिल जा रहा था, तो वो इंपोर्ट का भुगतान कर दे रहे थे। अब देखिए शायद यहां पर आयातित वस्तु का मूल्य दुगना हो गया है ना। अब आपको उतनी ही वस्तु के लिए RBI से 200 रुपए दे करके $1 का भुगतान करना है। $1 का भुगतान RBI आपको एक्सचेंज करेगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि जो डॉलर आपको 100 रुपी में RBI दे रहा था, अब आपका RBI वही डॉलर 200 में दे रहा है, तो आपको वही आयात, जितना आयात आपने पहले किया, मान लीजिए उतने ही आयात के लिए पेमेंट आपको डबल करना पड़ रहा है। तो इससे निश्चित है कि आप कहोगे भैया कुछ दिन के लिए हम आयात कम करेंगे, तो इंपोर्ट इकोनॉमी का गिर जाएगा। ऑटोमेटिकली आयात महंगे हो जाते हैं, विनिमय दर बढ़ने के कारण आयात हमारे महंगे हो जाते हैं और आयात महंगे होने से अर्थव्यवस्था में क्या होता है?
आयात कम हो जाएंगे। और आप देखिए, अगर विश्व को बेच रहे हैं, तो पहले $1 की वस्तु बेचते थे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको कितना निकाल के रुपए देता था? ₹100। अब विश्व में उतना ही वस्तु अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो $1 के बदले आपको कितना रिवॉर्ड मिल रहा है? 200। यानी अगर 1 किलो आलू आप बेचते थे पहले तो आप ₹100 पाते थे, आज 1 किलो आलू अगर आप बेच रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है? 200। यानी उतनी ही वस्तुओं का निर्यात करने से आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट का मान क्या होगा? एक्सपोर्ट का मान बढ़ जाएगा, निर्यात का मान बढ़ेगा और आयात का मान घटेगा। यानी डिमांड जो होगी इकोनॉमी में वो घटना प्रारंभ हो जाएगी, वो तेजी से घटेगी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो आयात जो होगा वो तेजी से गिरेगा और निर्यात जो होता वो तेजी से बढ़ेगा। एक्सपोर्ट तो यानी विदेशी मुद्रा की जो सप्लाई होगी वो तेजी से बढ़ेगी और निर्यात जो होता है, वो आयात जो होता है वो तेजी से घटेगा, तो विदेशी मुद्रा की मांग तेजी से घटेगी। इस प्रकार मांग रेखा पीछे की ओर शिफ्ट होगी। कुछ ऐसे, मैं नए कलर से यूज कर रहा हूं, जो मांग रेखा होगी आपकी ये, हाँ ये मांग रेखा होगी, ये कुछ ऐसी हो जाएगी, कम हुई देखिए मांग। अब पूर्ति रेखा क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो पूर्ति रेखा कुछ ऐसी हो जाएगी ना। और अर्थव्यवस्था में हम पुनः संतुलन भी पॉइंट आप देखिएगा, ये आपके ये लाइन नहीं होकर के ये लाइन ये ड्रा करिएगा, इसको नहीं। तो अर्थव्यवस्था में जो सप्लाई लाइन होगी वो सप्लाई लाइन अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं? हाँ, अर्थव्यवस्था में जो सप्लाई लाइन आपकी होगी वो सप्लाई लाइन देखिए, सप्लाई आगे की ओर बढ़ी और डिमांड नीचे की ओर खिसकी। डिमांड आपके देखिए, डिमांड जो होगा वो डिक्लाइन करेगा अर्थव्यवस्था में, और सप्लाई क्या होती है? सप्लाई इंप्रूव करेगी। और हम नया संतुलन बिंदु ई से, जो E1 था आपका, अभी ई से E1 था, एक्सचेंज रेट बढ़ गया, वो ऑटोमेटिक पावर काम करेगी और एक्सचेंज रेट E2 पर आ जाएगा। एक्सचेंज रेट E2 पर आ जाएगा। अब विनिमय दर OR से ऑटोमेटिक OR1 जो हुई थी, अब वो आपका विनिमय दर में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, विनिमय दर में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो हमारे पास अमाउंट परिवर्तित होगा और हम पुनः OR एक्सचेंज रेट पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास एक ट्रायंगल आप देख सकते हो कि अर्थव्यवस्था में E से E1 पर हम गए, अब E1 से E2 पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में यदि लोचशील विनिमय दर जारी है तो लोचशील विनिमय दरें ऑटोमेटिक एक्सचेंज रेट को बढ़ाती या घटाती रहती है, जिससे हमारे पास एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लगातार परिवर्तित होता रहता है और अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिकली एक बैलेंस पॉइंट से दूसरे बैलेंस पॉइंट, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आती जाती रहती है। इसी को कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसमें आरबीआई का सरदर्द नहीं होता है विदेशी विनिमय की पूर्ति या मांग में परिवर्तित करना। मान लीजिए आरबीआई को पूर्ति करने की आवश्यकता फिक्स एक्सचेंज रेट के अंतर्गत, तो बेचारी व्यवस्था करती है, विदेश से खरीद के लाती है, ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट के अंतर्गत। लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंतर्गत ऑटोमेटिक पावर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अमाउंट को कम या ज्यादा कर देती है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अमाउंट को कम या ज्यादा करने से अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक एक्सचेंज रेट का संतुलित या ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम निर्धारित कर लेती है। आरबीआई को छेड़खानी की आवश्यकता नहीं होती। यही आपका है लोचशील विनिमय दर।